जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 12 मार्च 2025 की न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। आज की न्यूज़ सारी की सारी इजी है, कुछ खास समझाने लायक नहीं है, तो जल्दी खत्म कर लेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं, ऐसे कि जो मुझे थोड़ी सी समझानी ज़रूरी है। ओके, चलिए। तो भाई सबसे पहला है कि हमारी एयरटेल और जियो जो कंपनी है, उन लोगों ने स्पेसएक्स की स्टार लिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है, पैक्ट साइन कर लिया है। ओके, सबसे पहले भाई सैटेलाइट सर्विसेज क्या होती है, हमने ये पहले देखा हुआ है, बट फिर भी देखो, हमारा जो नॉर्मल हम नेटवर्क यूज करते हैं, ठीक है, वो टावर के साथ कनेक्शन में होता है और वायर्ड होता है। मतलब होता क्या है कि पूरा का पूरा वायर्ड, आपको मैंने शायद पहले बताया था कि भाई हमारा जो भी इंटरनेट है पूरा वायर्ड से साथ कनेक्टेड है, उसको हम ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये एक यहाँ पे टावर है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा टावर है। ये टावर भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, कई बार अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं, कई बार ऑन द ग्राउंड का केबल्स होते हैं, बट होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और फिर यही केबल हमको भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए मेरे घर में वाईफाई है, एयरटेल का वाईफाई है, ठीक है। वो एयरटेल के वाईफाई का टावर जो वायर है, इतना छोटा सा वो बॉक्स लगेगा अपने घर में, और वो वायर से टावर के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये नॉर्मल है, और फिर इसी से हम यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, ये जो वायर्ड है ना, वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ये था कुछ भी नहीं होगा, जबकि होगा क्या, यहाँ पे देखो नीचे मैकेनिज्म हमें बता के रखा है कि यहाँ पे ऐसे स्टार लिंक की सैटेलाइट होगी, कोई भी हो सकती है। इधर एग्जांपल स्टार लिंक का इसलिए कि स्टार लिंक की सैटेलाइट है, और ये स्टार लिंक का ग्राउंड स्टेशन है, और ये है मेरा घर। ओके, अभी हो क्या रहा है, समझ लीजिए कोई भी चीज़ हमें एक्टिव करवानी है, मतलब कम्युनिकेशन इन शॉर्ट करवाना है, तो ये सैटेलाइट जो भी इसका स्टेशन है, स्टेशन से ये फॉरवर्ड हुआ, अपलिंक हुआ। किसी भी चीज़ का ग्राउंड से सैटेलाइट की ओर जाने को हम बोलते हैं अपलिंक। तो भाई अपलिंक हुआ और अपलिंक होके मेरे घर तक पहुंच रहा है। ओके, अभी मुझे कुछ और बताना है, जैसे कुछ भी कम्युनिकेशन चल रहा है, तो भाई ये रिवर्स जाएगा, सैटेलाइट की ओर जाएगा, और सैटेलाइट से वापस स्टेशन की ओर जाएगा। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे हम दो यूज़र ले लेते हैं, एक मैं हूँ, ठीक है, ओके, और यहाँ पे कोई एक और पर्सन है, उसके घर में भी ये सैटेलाइट लगी हुई, मतलब ये कनेक्शन लगा हुआ है स्टारलिंक का। तो अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मेरे यहाँ से भी ये बात होगी, वो सैटेलाइट पे जाएगी, सैटेलाइट से स्टेशन में जाएगी, स्टेशन लाइन से ये पर्सन की ओर पहुंच जाएगी, ठीक है। फिर ये पर्सन कुछ बोलता है, तो यहाँ पे स्टेशन पे आया, स्टेशन से सैटेलाइट, सैटेलाइट से अगेन मुझे पहुंच गया। उल्टा बोल गया नहीं, मैं ये पर्सन कुछ बोला तो ये डायरेक्ट स्टारलिंक की सैटेलाइट किया, सैटेलाइट से स्टेशन, स्टेशन से सैटेलाइट, और फिर डायरेक्ट मेरे घर पे। बस यही अपलिंक डाउनलिंक होता है, ठीक है। अपलिंक मतलब सैटेलाइट की ओर जाना, डाउनलिंक मतलब सैटेलाइट से हमारी ओर आना। ओके, इसमें कुछ खास मैकेनिज्म नहीं है, बट वायर्ड के साथ ये कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ कनेक्शन बनाता है, दैट्स इट। इसमें जो टावर वावर हम लगाते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं, जो वायर लगते हैं वो भी एलिमिनेट हो जाता है, डायरेक्ट अपना डिश के साथ कनेक्शन बनेगा। जैसे हमारी वो टीवी की डिश नहीं होती है, पहले होती थी, अभी तो बहुत कम हो गई है, चलो अभी भी है। जैसे एयरटेल, टाटा स्काई, अलग अलग डिश होती थी, अभी भी है कि भाई ये डिश लगाई हुई है, डायरेक्ट सिग्नल सैटेलाइट के थ्रू हमारे यहाँ पे पहुंच रहा है, यही उसी के जैसा कुछ मैकेनिज्म। ओके, चलिए। अ, तो बस ये जो स्टारलिंक है, वो वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट कंस्टलेशन लियो में है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब कितना हाइट होता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत बार देखा हुआ है। सैटेलाइट इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यस हमें पता है, ये हटाइए। इसमें ईच अदर यूजर लेजर यूजिंग डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड स्टेशन, यस ग्राउंड स्टेशन की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटली 7,000 जितनी स्टारलिंक की सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर घूम रही है, मतलब अर्थ के आजू बाजू घूम रही है। तीन स्पेस लेजर ऑपरेटिंग अप टू 200 गीगा पीएस, मतलब गीगाबाइट पर सेकंड, मतलब जीबी पर सेकंड। 5 एडवांस के यू बैंड फेस्ड एरे है, और 3 डुअल बैंड के ए और ई बैंड एंटेनाज है। वो ये सबको क्या याद रखना है, बिल्कुल नहीं, बकवास है ये सब। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है ऐसे सैटेलाइट का, जो कि डायरेक्टली ऐसे सैटेलाइट के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन बनाएगी, भाई एक्सेस इंप्रूव हो जाएगी। आप सोचिए, सिर्फ आप ये डिश कहीं पे भी लगा दीजिए, रिमोट से रिमोट एरिया है, जंगल, एकदम जंगल है, पर ये आपने डिश लगा दी तो सैटेलाइट चालू हो गई आपकी, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल गई। तो आप अनकनेक्टेड कितना भी हैबिटाट हो, हर जगह पे लगा सकते हो। फिर भाई डिजास्टर के टाइम पे काम आएगा, यस ना, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी चली जाती है कि कुछ मौसम खराब हो गया, कुछ वायर वायर टूट गया तो खत्म हो गया। पर अगर ये सैटेलाइट हमारी लगी हुई है, तो कितना भी कैसा भी डिजास्टर है, सैटेलाइट का डिश लगी हुई है, डिश एंटीना है, तो डायरेक्टली हम तो स्पेस के साथ कनेक्ट है ना, तो वेदर फ्लक्चुएशन,
डिजास्टर, ये सब हमें खास कुछ दिक्कत देगा नहीं। ओके, मिलिट्री एप्लीकेशन में भी काम आएगा। यस यस यस। कंसर्न्स क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरेंस। देखो ये जो सैटेलाइट्स होती है ना, ये खुद की भी अपनी एक लाइट होती है, राइट? और कोई साइंटिस्ट है जो कि स्पेस को देख रहा है, उससे कुछ स्टडी कर रहा है, उसको ये सब बीच में आएगा ना, उसकी लाइट उसको स्कैटरिंग करेगी, ग्लेयर करेगी, तो बीच में आएगी, तो वो दिक्कत दे सकती है। फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस, यस डेफिनेटली, कि जो भाई सर्विस में नहीं है, जैसे सैटेलाइट समझ लीजिए पहले काम करती थी, अभी काम नहीं कर रही है, तो वो ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, तो हमारे एटमॉस्फेयर में दिक्कत देगी। फिर केमिकल लिमिटेशन भी है कि भाई एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होगी तब ये नहीं चल पाएगा। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आएंगे, ये सन से आते हैं, ठीक है, तो भी नहीं चल पाएगा। अभी आप खुद बताइए, ये सैटेलाइट के तो डायरेक्टली चल रहा है, ठीक है ठीक है, पर अचानक से सोलर फ्लेयर्स बहुत आ रहे हैं, कोरोनल मास इजेक्शन है, मतलब कि या फिर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, या फिर एकदम बादल 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 है, बादल है एकदम, मतलब एकदम बकवास वेदर है, तो क्या ये नेटवर्क्स काम ही कर पाएंगे? रास्ते में बीच में हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी एक कंसर्न है। इसलिए आपको पता है, वो बारिश बहुत आती थी तो हमारा जो टीवी है वो टीवी बंद हो जाता था क्योंकि मौसम खराब हो गया है। तो ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, राइट? हालांकि वो अलग थोड़ा सा मैकेनिज्म है, ये अलग मैकेनिज्म है, बट फिर भी बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है, पॉसिबल है। ओके चलिए, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। WHO नहीं है, नहीं नहीं, हाँ वाइपो का देख लीजिए, ये ठीक है। देखिए बात की है वाइपो, मतलब कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी बात की गई है कि इंडिया के रिलेटेड जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसमें कितना बढ़ोतरी हुई है, कितना बढ़ा है। तो भाई जो पेटेंट की फाइलिंग होती है वो डबल हो चुकी है, ट्रेडमार्क्स जो है वो 2.5% 2.5 टाइम्स बढ़ चुके हैं। फिर डिजाइन की फाइलिंग होती है वो हमारी 3 फोल्ड बढ़ चुकी है, मतलब कि 3 गुना। ओके, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, चलो मैं पीछे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आ जाइए, हमारा ये पुराना चार्ट है, वही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो देखो बहुत टाइप की हो सकती है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट एक्सेट्रा। ओके, सबसे पहले देखते हैं पेटेंट। पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर कवर होता है। इसमें कोई भी आप अगर नई चीज लेके आए हो, कोई इन्वेंशन लेके आए हो, तो आप अपनी पेटेंट फाइल करवा सकते हो। और ये जो पेटेंट होती है वो कितने टाइम के लिए होती है? 20 साल के लिए होती है। क्या ये रिन्यू हो सकती है? नो, रिन्यू नहीं हो सकती है, बट यस अगर आपने कुछ उसमें न्यू बनाया है, ठीक है, कोई एडिशन किया है, कोई एकदम नई चीज है, तो वो रिन्यू हो सकती है, बाकी आपकी रिन्यू नहीं हो पाएगी। पर ना ये कंपनीज लोग क्या करते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई मैं दवाई बना रहा हूँ, ठीक है, ये दवाई है, ये गोली में भाई 100 ग्राम 10 ग्राम शुगर थी और 10 ग्राम सॉल्ट था, और मैंने इसका नाम दे दिया ABC, और मेरे नाम से पेटेंट फाइल करवा ली। अभी 20 साल तक तो कोई इस दवा को मेरे अलावा नहीं बना सकता है। ओके, अभी क्या हुआ, जैसे ही 20 साल खत्म हुए तो मैंने क्या किया, इसका हल्का सा कंटेंट मैंने बदल दिया, ये दवाई को हल्का सा मैंने छोटा किया, और भाई मैंने क्या कर दिया कि इसमें अभी मैंने 9 ग्राम शुगर कर दी और 9 ग्राम सॉल्ट कर दिया, या फिर ऐसा कुछ कर दिया कि भाई ये सॉल्ट और शुगर के साथ मैंने एक तीसरी चीज भी डाल दी, छोटी सी चीज डाल दी, जैसे कि भाई छोटी सी मात्रा में मैंने पेपर डाल दिया, इसका कुछ मतलब नहीं है बट फिर भी डाल दिया, ताकि बस मैं ऐसा दिखा पाऊँ कि ये मेरा न्यू प्रोडक्ट है, और फिर से मैं पेटेंट फाइल करवा लूँ। ये नहीं, मतलब देखो ये करते हैं, कायदे से ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए कोई कोई चीजों में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट हो जाता है, बट वो अनएथिकल है, ऐसा करते हैं लोग। ओके, हालांकि गवर्नमेंट देखती है इसको ध्यान से कि भाई ऐसा ना हो, बट फिर भी। फिर है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है भाई, किसी का भी कोई नाम, लोगो, बिजनेस ऐसा कुछ है तो उसका ट्रेडमार्क होता है। जैसे कि अपना स्मार्ट IS है, मैंने कोई ट्रेडमार्क नहीं ले रखा है, बट मैं चाहूँ तो इसका ट्रेडमार्क ले सकता हूँ। ओके, ये ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है और रिन्यू हो सकता है, ऑफ कोर्स ना। कोई भी अगर मैं मेरा नाम रख रहा हूँ तो मुझे 10 साल के बाद भी वही नाम रखना है, फिर थोड़ी ना मैं उसे पब्लिक कर दूंगा, तो ये रिन्यू होता है हर 10 साल में। ओके, डिजाइन, तो मैंने कोई नई डिजाइन बनाई है, कोई ओरिजिनल डिजाइन है मेरी, तो डिजाइन तो देखो जो भी है ना उसका पर्टिकुलर एक्ट है, तो वो याद रखने का आपको जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, तो ये 10 साल के लिए होता है, और प्लस 5 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। क्या उसके बाद हो सकता है? नहीं, उसके बाद नहीं हो सकता है। 10+5 दैट्स इट। फिर कॉपीराइट। कॉपीराइट कोई मैंने क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, लिटरेरी ऐसा कोई भी चीज बनाई है तो मिल सकता है। ये जो कॉपीराइट होता है वो ऑथर, मतलब जो भी क्रिएटर है उसके लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स तक रहता है। कोई प्रोड्यूसर है जिसने पिक्चर कोई बना लिया ऐसा कुछ, तो 60 इयर्स तक रहता है। कोई परफॉर्मर है तो उसका 50 साल तक रहता है, ठीक है। बट यूजुअली आप बस इतना याद रख लीजिए कि लाइफ टाइम प्लस 60। ओके, फिर है भाई GI टैग। तो भाई ये 10 साल के लिए होता है और 10 साल में बाद वापस रिन्यू हो सकता है। फिर है ट्रेड सीक्रेट, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। लाइफ टाइम मतलब जब तक आप रख पाओ,
आपकी भले पुश्ते ही रख रही हो, बेटे का बेटा का बेटा का बेटा को वो भी रखे तो भी चलेगा, बट वो हमेशा के लिए रह सकता है अनलेस एंड अनटिल वो सीक्रेट हो। तो ये सारे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। ओके, और ये लीगल उसके प्रोविजन है, ये उसके एरियाज हैं और उसके प्रोटेक्शन का टेन्यूर। ओके चलिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पेटेंट, कोई नो इन्वेंशन 20 साल, ट्रेडमार्क, डिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, बट टेन्यूर नहीं दे रखा है इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया, हटाइए। फिर डिजाइन मतलब ये इंडस्ट्रियल डिजाइन, सेम बात है। ओके ओके, ग्लोबल ट्रीटीज कौन सी है, तो भाई पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी 1970 वाइपो के अंदर ही काम करती है। और इसमें क्या है कि अगर कोई इंडिया में पेटेंट फाइल कर रहा है तो इसकी पार्टीज जो जो भी दूसरी कंट्रीज होगी उधर भी ऑटोमेटिकली ये फाइल हो जाएगा। ओके, फिर है अपना मैड्रिड प्रोटोकॉल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ये मैड्रिड सिस्टम के अंदर काम करता है, अगेन ये वाइपो को एडमिनिस्टर करता है और इसमें भी सेम है। फिर हैग एग्रीमेंट, ये इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत काम करता है, ये हैग सिस्टम के अंदर है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ओके, मेन यही याद रखना है आपको कि हैग एग्रीमेंट जो इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करता है, इंडिया उसका मेंबर नहीं है। ओके चलिए, फिर है डब्ल्यूएचओ ने न्यू कोलैबोरेट किया है एआई के साथ कि भाई हेल्थ के रिलेटेड एआई गवर्नेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल सब बातें हैं, आपको सब पता है, सिर्फ नाम याद रख लीजिए, प्रीलिम्स में सिर्फ नाम आपको पूछा जा सकता है कि भाई डिजिटल एथिक्स सेंटर किसने बनाया, या फिर डिजिटल एथिक्स सेंटर एट डेल्फ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन नीदरलैंड किसके साथ मिलकर बना है, तो भाई डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर बना है। क्योंकि एथिक्स सेंटर सिर्फ लिखा हुआ आएगा तो शायद आपको उधर क्लिक हो ना हो कि डब्ल्यूएचओ हो, इसलिए। ओके, तो भाई एआई हेल्थ केयर में क्या काम आ सकता है, तो प्रिडिक्ट कर सकता है मॉडलिंग की भी पेशेंट की हिस्ट्री क्या रही थी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्सेट्रा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि किस बीमारी के लिए कौन सी ड्रग बनाना चाहिए हमें, कैसे जल्दी हम किसी की वैक्सीन बना सकते हैं, या फिर डिजीज डायग्नोसिस के लिए पेशेंट की पूरी स्क्रीनिंग करवा दी कि भाई इसका पूरा एमआरआई करवा लो कि किसकी बॉडी में क्या है, किधर है, कैसा है, ताकि जिसको अगर मेडिसिन देनी है वो एकदम प्रिसाइज मेडिसिन हो, हमें पता हो कि भाई इसको पैरासीटामोल दे दी ना तो ये काम कर जाएगा, वो करवा लो। फिर केयर इकोनॉमी मैनेज कर सकते हो आप, एजिंग मतलब कि कोई लोग बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, और अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी आप हेल्प कर सकते हो, एआई का यूज करते हो, कोई चैटबॉट बना दिया, कोई रोबोट्स बना दिया, एटसेट्रा। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है एआई के हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात, जैसे कि जापान की एक हॉस्पिटल थी, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, जापान की एक हॉस्पिटल ने चोरी छुपे एआई का यूज करते हुए लोगों का डेटा चुरा लिया था कि भाई ताकि हम लोगों को देख सकते हैं कि अच्छा कैसा कैसा किसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मैकेनिज्म क्या है, सीक्वेंसिंग क्या है और सब कुछ, फिर हम देख के कोई वैक्सीन्स बनाएंगे। ये सब देखो ठीक है, उनका मोटिव ठीक था, पर उनका जो मीन्स था वो सही नहीं था, प्राइवेसी चुरा रहे हो। और इवन वो इंश्योरेंस के लिए भी यूज कर रहे हो, शायद ऐसा भी था कि वो इंश्योरेंस कंपनीज को बेच रहे थे कि ये लोग हैं जो बीमार हैं तो आप इनके पास जाते हो तो आपका इंश्योरेंस जल्दी बिक सकता है, यूज करवा लो, ठीक है। फिर एल्गोरिदमिक बायसेस आ सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एआई इज बायस्ड, राइट, आप उसको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, और ह्यूमंस आर बायस्ड सो एआई इज बायस्ड। ओके, फ्रेगमेंटेड रेगुलर फ्रेमवर्क भी है कि हमें पता ही नहीं है कि भाई एआई में प्रॉपर रेगुलेट कौन कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, तो कुछ भी नहीं है। ओके, वो डब्ल्यूएचओ कंसेंसस एथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या बता है कि भाई ऑटोनॉमी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी, प्रमोट एआई इन रिस्पॉन्सिव एंड सस्टेनेबल मैनर, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, एट लास्ट ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन सेफ्टी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये आपको काम कहाँ पे आएगा पता है, ये आपको एथिक्स में काम आएगा, एथिक्स का पेपर में GS4। अगर कोई क्वेश्चन आता है एआई और हेल्थ के वाला तो वहां पे आप डेफिनेटली इसको लिख सकते हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सिर्फ बस इतना याद रखना, प्रिंसिपल आप दूसरे भी लिख के आ जाओ चलेगा, सिर्फ ये याद रखना कि भाई डब्ल्यूएचओ के एथिकल प्रिंसिपल्स है एआई फॉर हेल्थ के लिए, दैट्स इट। और इसके लिए एक सेंटर भी है अपना, डिजिटल एथिक्स सेंटर, कहाँ पे है, नेदरलैंड में। ओके, फिर है यूनेस्को ने बताया है कि भाई 3 लैंग्वेज मॉडल, नॉट 3 लैंग्वेज, एक्चुअली मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारी भाषा में जो एजुकेशन है। देखो 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे था, तो उसके रिलेटेड ये सब फाइंडिंग्स बाहर आई थी। सबसे पहले रिपोर्ट में ये बोला कि जितने भी नेशंस हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, उधर सिर्फ 40% जितनी पॉपुलेशन है जिनके पास एक्सेस नहीं है वो लैंग्वेज में पढ़ने की, जिसको ये बोलते हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं गुजराती हूँ तो मेरे पास गुजराती में पढ़ने की एक्सेस नहीं है, तो ऐसे ग्लोबली 40% जितने लोग हैं, और कोई कोई जगह तो ये फिगर 90% पहुंच जाता है। देखो इसकी दिक्कत क्या होती है कि अगर मैं बाय बर्थ गुजराती हूँ तो मेरे लिए गुजराती लैंग्वेज में सीखना ईजी रहता है, उसी वक्त पे मुझे अगर मणिपुरी में सिखाया जाए
तो मेरे लिए कितना हार्ड पड़ेगा, राइट। तो यही इंग्लिश, अभी देखो मणिपुरी तो मैंने एग्जाम्पल लिया, ये सेम चीज अप्लाई होती है हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी मीडियम में पढ़ने से। आप बाय बर्थ जो बोलते हो उसमें पढ़ना आपका ईजी रहता है। ओके, इंडिया रैंक करता है इस चीज में फोर्थ टॉप 10 में कि भाई जिसमें लैंग्वेज क्या, हमारे यहाँ पे कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज में इंडिया फोर्थ में रैंक आता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है भाई, तो फर्स्ट नंबर पे आता है पपुआ न्यू गिनी, पीएनजी लिख दे रहा हूँ, पपुआ न्यू गिनी हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट लैंग्वेज। ओके, काफी है। आगे देखते हैं पपुआ न्यू गिनी कहाँ पे पड़ता है, तो वो अपना ये पैसिफिक ओशन है ना, उधर पड़ता है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन यूनेस्को डिफाइन किया है। मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन मतलब कि भाई एक तो आपकी मदर टंग में, दूसरा आपकी रीजनल या फिर नेशनल लैंग्वेज में, और तीसरा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। इन तीनों में आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका एजुकेशन मल्टीलिंगुअल है, उतना काफी रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो भी 3 लैंग्वेज की बात करती है। यूनेस्को की वर्ल्ड एटलस लैंग्वेज एस्टिमेट की हुई है कि भाई 8000 जितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है और साइन की जाती है, ठीक है, स्पोकन और साइंड, ठीक है। साइन मतलब वो साइन लैंग्वेज में जो होता है उस तरीके का, हटाइए। ओके, हाँ, ये वर्ल्ड एटलस कौन निकालता है भाई, तो यूनेस्को निकालता है, ठीक है, वर्ल्ड एटलस ऑन लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेन हो कहीं पे, मतलब पैसा डेफिनेटली, कि आपके पास क्या उतने टीचर्स हैं, उतने टीचर्स हैं तो उतना आप सैलरी दे पाओगे अलग अलग टीचर को अलग अलग लैंग्वेज के लिए, तो रिसोर्स हमेशा रहते हैं। फिर पॉलिसी ऑपोजिशन आती है कि यस, कई बार क्या भी देख लीजिए ना, तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने ही बोल दिया कि भाई ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ना, उसको हम अडॉप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आप हिंदी को इम्पोज करना चाहते हो साउथ इंडिया के अंदर। हालांकि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि वो 3 लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज रहेगी। इट इज आपको जो रखनी हो वो 3 लैंग्वेज रखिए, डू रिमेम्बर इट, ठीक है। उधर कुछ ऐसी बात नहीं है कि हिंदी को ही रखेंगे, जो 3 रखनी हो उसको रख पाते हो आप। बट पॉलिसी में पॉलिटिकली क्या होता है, उसको कैओस बना दिया जाता है कि ये लोग हिंदी थोप रहे हैं हमारे ऊपर, ये वो, पर ऐसा कुछ है नहीं कायदे से, कोई भी 3 रखनी है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी होते हैं भाई, कि कॉलोनिज्म भी अफेक्ट किया है। कॉलोनी की वजह से आप सोचो हमारे यहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है, और इंग्लिश को पावरफुल मानते हैं हम। इवन मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, वो भी इंग्लिश की पीडीएफ है, पर हमें प्रेफर क्या होता है, हिंदी में, क्योंकि हमारी रीजनल लैंग्वेज है वो। इंग्लिश हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बट सोचने के लिए हमें अभी भी हिंदी ज्यादा प्रेफरेबल होता है। ओके, हटाइए। क्यों भाई मैटर करता है भाई, इंप्रूव करता है लर्निंग आउटकम, इनहेंस करता है एक्सेस एंड इंक्लूसिविटी, सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ये सब नॉर्मल बात है। रिकमेंडेशन क्या है, डेवलप कल्चरली रिस्पॉन्सिव एंड कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स, ये सब बना रहे हैं। जैसे कि हम भाषिनी बना रहे हैं, ताकि आपके पास रीजनल लैंग्वेज में भी कुछ पढ़ना हो तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो, और अगर फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ना है तो भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। फॉरेन मतलब इंग्लिश, ओके। नहीं, शायद भाषिनी इंग्लिश में तो करता है, नहीं करता पता नहीं, बट इंडिया की जो 22 लैंग्वेज है उसमें करता है। फिर इंटीग्रेट करना है रोबस्ट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सिस्टम। फिर भाई आपके एरिया में सोशियो और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कितनी है उसको आप एनालिसिस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ओके, दैट्स इट, सब नॉर्मल बातें हैं, कुछ खास बताने को नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट्स आपके काम के हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, इंडिया 4th लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्स नेशन है, फर्स्ट पे कौन है, तो पपुआ न्यू गिनी है। यूनेस्को मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के रिलेटेड डेटा पब्लिश करता है, और वर्ल्ड एटलास ऑन लैंग्वेज भी यूनेस्को ही निकालता है, दैट्स इट। और हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज की बात करता है। ओके, हाँ यार, ये काम का था, ये पहले कवर करना था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैंडेड ओवर ओसीआई कार्ड टू मॉरिशियस काउंटर पार्ट, ठीक है। सबसे पहले ओसीआई कार्ड होता क्या है, देखिए, कोई भी ऐसा पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि एज ऑफ 26 जनवरी 1950 को इंडिया का सिटीजन बनने के लिए कैपेबल था, या फिर इस डेट के बाद इंडिया का सिटीजन बनने के लिए कैपेबल था, उसको ओसीआई कार्ड मिल सकता है भाई। या फिर 26 जनवरी 50 के बाद कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बन चुका है, मतलब कि इंडिया ने कोई टेरिटरी अपने अंदर ले ली थी और वो उसी का सिटीजन था, तो वो भी ओसीआई कार्ड ले सकता है। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शंस क्या क्या है, कि आप भाई पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के नागरिक नहीं होने चाहिए, दैट्स इट। या फिर आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी इंडो नेशन के सिटीजन नहीं होने चाहिए, उधर से बिलोंग नहीं करते हो, तो इतना काफी रहेगा बस। तो बस हमें क्या इधर याद रखना है, एक तो 26 जनवरी 1950 याद रखना है। ये क्यों याद रखना है, ये खुद में आप दिमाग है, ये तारीख क्या डिनोट करती है, बताना मुझे। 26 जनवरी 50 को क्या हुआ था,
ओके चलिए, तो उसके उधर जो भी भाई एलिजिबल था सिटीजन बनने के लिए उन सबको ओसीआई कार्ड मिल सकता है। ओसीआई कार्ड होता है तो उसका फायदा क्या है, चलिए बता देते हैं। देखिए ओसीआई मतलब सबसे पहले क्या है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके यहाँ पे देखो डेफिनेटली सिटीजन वर्ड है, तो उधर से आपको पता है जो सिटीजन का क्राइटेरिया था ना इसके लिए। ठीक है चलिए ठीक है। सबसे पहले जो ओसीआई होल्डर होता है वो फॉरेन नेशनल होता है, ठीक है, हमारा नहीं होता है, फॉरेन की मेंबरशिप होती है उसकी। फिर क्या उसके पास वोटिंग राइट होता है, तो नहीं, वोटिंग राइट नहीं होता है, इंडियन इलेक्शन में वो वोट नहीं कर सकता है, साथ ही साथ वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है। फिर इसका जो स्टेटस है वो सिटीजनशिप से अलग स्टेटस है, ठीक है, वो सिटीजन के इक्विवेलेंट नहीं है। ओके तो क्या नहीं है वो देख लिया, अभी फायदा क्या है, तो भाई वीजा फ्री एंट्री है, जब चाहे इंडिया में आ सकता है, जितने वक्त तक चाहे तब तक आ सकता है, इनडेफिनेट स्टे है। और जब तक वो आता है तो ऐसा भी नहीं है कि भाई सबको इन्फॉर्म करो, ये वो पुलिस को बता दो, नहीं, मेरे पास वीजा फ्री एंट्री है, डू रिमेंबर वीजा फ्री एंट्री और इनडेफिनेट पीरियड के लिए है। ओके साथ ही साथ ओसीआई के पास ना लिमिटेड राइट होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया और बड़ा सा एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, या फिर बट हाँ वो खरीद भले ही ना सके, इनहेरेंट कर सकता है, मतलब उसके पापा की जमीन थी वो तो ले सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके जबकि इंडियन सिटीजन ये सब कर सकता है डेफिनेटली, राइट, सिटीजन वोटिंग, पब्लिक ऑफिस होल्ड करना। डुअल सिटीजन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि एक जगह की सिटीजनशिप ले ली तो हमारे यहाँ से निकल जाना भाई, दो अफेयर एक साथ नहीं चलाने हैं, एक ही चलाना है। ओके मिलिट्री सर्विसेज, एलिजिबल फॉर मिलिट्री सर्विसेज, एग्रीकल्चर लैंड, कैन परचेस एंड कैन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। ओके चलिए काफी है, ओसीआई कार्ड में आप समझ गए, ठीक है। और हाँ ये एनआरआई से कैसे डिफरेंट होता है एक सेकंड में ही बताएंगे। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, मतलब कि जो इधर नहीं रह रहा है, जिसका रेसिडेंट इधर नहीं है वैसा इंडियन, तो ये इंडियन है, ठीक है, जबकि जो ओसीआई है वो इंडियन नहीं है, बाहर का है। फिर टैक्स डिफरेंस होते हैं और फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है चलिए यहाँ पे एक सेकंड के लिए देख लेंगे। बेनिफिट्स, ओसीआई कार्ड होल्डर मल्टीपल एंट्री मर्वे पर सिर्फ लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है, एक्सेप्शन रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है पुलिस को, पैरिटी होती है एनआरआई के साथ इन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एजुकेशन फील्ड, एक्सेप्ट इक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। ओके चलिए नॉन एंटाइटमेंट ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर, उनके पास पॉलिटिकल वोटिंग राइट नहीं होते हैं, साथ ही साथ वो मेंबर नहीं बन सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर पार्लियामेंट किसी के भी। फिर उनको भी इनर लाइन परमिट, प्रोटेक्टेड एरियाज में जाना हो तो आपको परमिट लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं जा सकते, दैट्स इट। चलिए बस ये पॉइंट याद रखना प्रोटेक्टेड एरियाज वाला, क्योंकि ये उधर हमारे पढ़ने में नहीं था और मैंने पहले भी नहीं पढ़ा हुआ है ये प्रोटेक्टेड एरिया, तो वो याद रखना। चलिए फिर फॉरेनर बिल्स आया है। देखो फॉरेनर मतलब फॉरेनर, कोई बाहर का भी पर्सन आ रहा है तो उसके ऊपर कौन कौन से लॉज लग सकते हैं, उनको क्या क्या प्रोसीजर्स का फॉलो करना है, वो सब बात बोल रहा है। सबसे पहले कि वो हम ये बिल के थ्रू जो पहले कॉलोनियल एरा के लॉज थे उसको हटा देंगे, जैसे कि फॉरेनर्स एक्ट 1946, फिर पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, इमिग्रेशन कैरीज लायबिलिटी एक्ट 2000। ओके क्योंकि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल थे और ये जो एक्ट थे वो वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बनाए गए थे, ठीक है ठीक है। की प्रोविजंस क्या क्या है बिल के, तो भाई कौन से ग्राउंड हो सकते हैं जहाँ पे हम किसी को फॉरेनर को अलाउ कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर रहो, और कौन से ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एंट्री के लिए बोल सकते मत रहो या फिर रहो। ठीक है तो डिनाई करना एंट्री या फिर स्टे, तो अगर आपको लगता है कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, कोई पर्सन, सॉवरेनिटी, पब्लिक हेल्थ, फॉरेन रिलेशन, तो किसी को भी मना कर सकते हैं। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर्स, ये सब डिसाइड कौन करेगा, तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होंगे वो सब डिसाइड करेंगे कि भाई किसी भी पर्सन को, फॉरेनर को मुझे रहने देना है या फिर नहीं देना है, और उसकी जो डिसीजन होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। ओके मतलब फिर आप ऐसा नहीं कि कोर्ट में चले गए कि भाई मेरे राइट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भाई ट्रैक करना है फॉरेनर्स को कि हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कोई नर्सिंग होम्स, इन सब को हमने बताया हुआ है कि आपके यहाँ पे कोई फॉरेन नेशनल आते हैं, फॉरेनर आ रहा है, तो आपको हमें इन्फॉर्म जरूर करना है कि कोई फॉरेनर आया है। ओके फिर स्ट्रिक्टर पेनल प्रोविजंस भी है, कोई अगर इंडिया के अंदर विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट आता है तो उसके ऊपर 5 साल की सजा और 5 साल तक का फाइन, दो में से एक लग सकता है, ठीक है। ओके ये सब क्यों जरूरी है, देखो फैसिनेटिंग तो नहीं, शॉकिंग फैक्ट है। हमारे यहाँ पे जो मुंबई अटैक हुआ था 2008 में 26/11, उसके जो मास्टरमाइंड थे उसमें से एक था भाई हेराल्ड हेडली करके। वो हेराल्ड हेडली कायदे से फॉरेनर बनकर मुंबई के अंदर आया था, बहुत टाइम तक रहा वो, जो अपनी होटल थी ताज के अंदर ही उसने स्टे किया, फोटोग्राफ्स लिए, ब्लूप्रिंट्स बनाई। अगर हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती कि ये फॉरेनर ये आए थे ऐसा ऐसा करके, तो हमें आइडिया रहता ना
कि भाई ये पर्सन आया हुआ था, हम उसका थोड़ा-सा अगर होता डाउट तो बैकग्राउंड चेक कर सकते। पर नहीं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं और कुछ नहीं थी, तो देखा हमने उसका नतीजा क्या निकला। इसलिए फॉरेनर कोई भी आए, लड़का, लड़की, छोटा बच्चा, बूढ़ा, उसकी इन्फॉर्मेशन होना हमारे पास बेहद ज़रूरी है, इसीलिए ये सब हम प्रोविज़न्स लेके आए हैं, ठीक है? ग्रेट। एक्जिस्टिंग कौन से मैकेनिज़म्स हैं हमारे पास? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स, अगर कोई भी फॉरेनर लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर आया है, मतलब कि 180 दिन से ज़्यादा उसे रुकना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है विथ फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। फिर भाई वीज़ा रेगुलेशन है बाय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये सब उसको देखते हैं, ठीक है? ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है डेफिनेटली। फिर इमिग्रेशन एक्ट 2000 जो कि पासपोर्ट के रिलेटेड बातचीत करता है, कोई भी प्रोविजन है उसके, क्योंकि नाम में ही क्या है, इमिग्रेशन डेफिनेटली। फिर है सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई और उनके रिलेटेड इक्विजिशन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को देखता है। ओके चलिए, हो गई हमारी सारी बड़ी न्यूज़ और शायद कोई बाकी नहीं है। यस, हो गई। चलिए ये देख लीजिए अर्मेनिया वाला रीजन। सबसे पहले अर्मेनिया, उसकी भाई कैपिटल है येरेवान। कहाँ पे आता है हमने देखा हुआ है, राइट? कॉकेसन रीजन का ये पार्ट है, कॉकेसन माउंटेन रेंज। तो भाई ये एरिया में कॉकेसन माउंटेन रेंज है, ये एरिया, ये कॉकेसन रेंज का एरिया है, ठीक है? हमने कल परसों ही पढ़ा था ना कि भाई कॉकेसन रेंज है, वो वन ऑफ द भाई फीचर है जो कि यूरोप को और एशिया को अलग करते हैं। देखो यहाँ पे पड़ता है ब्लैक सी, फिर यहाँ पे कॉकेसन रेंज आ गई, ठीक है? यहाँ पे हमारा कास्पियन सी आ गया और यहाँ पे हमारा कास्पियन सी थोड़ा सा साइड में, एक सेकंड, यहाँ पे कास्पियन सी आ गया और यहाँ पे यूराल माउंटेन रेंज आ गया। और बस यही अलग करती है हमारे रशिया को, मतलब एशिया को, ठीक है? एशिया को और यूरोप को। ये हो गया हमारा यूरोप। तो आपको पूछा जाएगी भाई कौन सी चीजें हैं जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, तो भाई आपका यूराल माउंटेन रेंज हो जाएगा, फिर कैस्पियन सी, कॉकेसन रेंज और ब्लैक सी। ओके चलिए, तो कॉकेसन रेंज का ये पार्ट है डेफिनेटली। चलिए आगे देखते हैं, इसका पूरा ये देख लीजिए मैप तो ठीक से पता चलेगा। देखो अर्मेनिया, यहाँ पे अर्मेनिया है, यहाँ की सबसे बड़ी लेक है लेक स्वान। एक्चुअली नॉट स्वान, इसका नाम है सेवन। मैं लिख देता हूँ आपको, रुको अभी, ठीक है? सेवन, ठीक है? सेवन, सेवान, कैसे भी। मैं वान जानबूझ के बोलता हूँ क्योंकि आपको याद रहे, क्यों याद रहेगा। देखो अर्मेनिया के अंदर जो लेक है वो है स्वान, और उसके नीचे तुर्की के अंदर जो लेक है वो है वान, इसलिए वान स्वान आपको याद रहे इसलिए। ओके, फिर बाजू में ईरान है, वहां पे लेक पड़ती है उर्मिया। ओके, जो अर्मेनिया है उसके बाजू में यहाँ पे एक एरिया पड़ता है, जो एरिया का नाम है नक्शिवान प्रोविंस। नक्शिवान है वो क्या अर्मेनिया का है? नहीं, ये एक अजरबैजान का एरिया है। अजरबैजान का एक एक्सक्लेव है। एक्सक्लेव मतलब क्या होता है? अपनी कंट्री के बाहर कोई एक हमारी छोटा सा टेरिटरी है तो उसको एक्सक्लेव बोलेंगे। ओके, फिर भाई यहाँ से एक रिवर निकलती है, देखो अर्मेनिया को तो टच नहीं करती, बस इस एरिया से निकलती है, कूरा रिवर। कूरा रिवर भाई तुर्की से पास होती है, फिर जॉर्जिया, जॉर्जिया से अजरबैजान, अजरबैजान से कैस्पियन सी में मिल जाती है। और यहाँ पे एक छोटा सा रिजर्वायर भी है, मिंगशेवर रिजर्वायर, मिंगशेवर रिजर्वायर, कुछ भी। ये मैं इतना इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अजरबैजान और अर्मेनिया वाला रीजन पूछा गया है, शायद 2023 में पूछा गया था। तो पीवाईक्यू में जो भी पूछा जाए न्यूज में ना, उसको होलिस्टिकली करना पड़ता है, इसलिए। ओके चलिए, देख लीजिए और कुछ बाकी रह गया हो तो नागोर्नो काराबाख। हाँ, नागोर्नो काराबाख देख लिए ना, ये वाला रीजन जो दोनों में डिस्प्यूटेड है, ये वाला रीजन है नागोर्नो काराबाख, ठीक है? अजरबैजान बोलता है हमारा है, अर्मेनिया बोलता है हमारा है। ओके चलिए, तो भाई नागोर्नो काराबाख, नक्शिवान प्रोविंस, ट्रांसकॉकेसन रीजन, फिर अरागात माउंटेन और अरास रिवर, ठीक है? अरास रिवर भाई निकलती है यहाँ पे, याद ध्यान रखना, अरास रिवर। ओके चलिए, दैट्स इट। फिर यहाँ पे आ जाइए, 75/25 इनिशिएटिव। 75 मतलब क्या डिनोट करता है? तो 75 मिलियन पीपल को डिनोट करता है, और 25 क्या डिनोट करता है? तो तारीख, डेट बता रहा है 2025 को। तो उसका टारगेट क्या है कि भाई हम 75 मिलियन इंडिविजुअल को हाइपरटेंशन और डायबिटीज से बाहर निकालेंगे, ठीक करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे बाय दिसंबर 2025 थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ओके, ये किसका इनिशिएटिव है? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2023 में अपनी यूनियन में हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है? हाइपरटेंशन डे 2023 यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री। ओके, आगे देखते हैं। अब ये देखो हाइपरटेंशन मतलब टेंशन,
टेंशन बहुत ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन है, सिंपल। और डायबिटीज़ तो आपको पता ही है, ये किसके अंदर आता है, तो अपना जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसके अंदर हमारा यूटिलाइज हम करते हैं। ठीक है, चलिए बस याद रखना 75/25 क्या है, तो ये है, क्योंकि ऐसा सब पूछा जाता है, प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट आएगा। फिर शागोस आर्किपेलागो, तो भाई ये ब्रिटिश की टेरिटरी है, ओवरसी टेरिटरी है, इंडियन ओशन के अंदर पड़ती है। सागोस आर्किपेलागो का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, अटल कौन सा है, तो डियागो गार्शिया है। डियागो गार्शिया है वो यूएस का मिलिट्री बेस है। ये जो सागोस आर्किपेलागो है ना, वो ब्रिटिश की टेरिटरी थी तो सही, बट एक्चुअली ये किसका हिस्सा थी, तो मॉरिशस का हिस्सा थी। जब मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिल गई तब मॉरिशस ने बोला यार ये हमारा हिस्सा है, हमें वापस दे दो, ब्रिटिश शासन ने देने को मना कर दिया। बट हालांकि अभी अभी रिसेंटली एक आध महीना हुआ है, 1-2 महीना, ब्रिटिश ने बोला है, यूके ने बोला है कि हम इसको वापस दे रहे हैं मॉरिशस को। ठीक है, दैट्स इट। एग्रीमेंट साइन हो गया है कि जो भी इसकी सॉवरेनिटी है वो मॉरिशस के पास चली जाएगी। ओके, सागोस आर्किपेलागो कहाँ पड़ता है, इंडियन ओशन में पड़ता है, एकदम नीचे, वो मालदीव वालदीव वाला एरिया है ना, उसके नीचे चले जाओ तो आपको सागोस आर्किपेलागो मिल जाएगा, और वहाँ पे ही है हमारा दियागो गार्शिया। ये टाइम मिलेगा ना, मतलब ये वीडियो में ही, तो हम नीचे देख लेंगे इंडियन ओशन का मैप। चलिए, फिर है वेंचर कैपिटल फंड, तो कुछ नहीं भी है भाई, कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप को फंडिंग की जरूरत है तो उसको पैसा प्रोवाइड करवाना, दैट्स इट। और ये क्या फ्री में फंडिंग प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो आपकी इक्विटी लेगा, मतलब आपकी जो कंपनी है उसमें शेयर होल्डिंग लेगा कि भाई मैं आपको 10 लाख देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, और आपकी कंपनी की 10% जो ओनरशिप है वो मेरी, 10% जो इक्विटी शेयर्स है वो मेरे हो जाएंगे। ठीक है, आपने वो देखा है ना, ये जो शो आता है शार्क टैंक, शार्क टैंक, वो क्या है, वो वेंचर कैपिटल के जैसे ही काम करता है। ओके, चलिए, तो बस आपको पता चल गया वेंचर कैपिटल, राइट, प्रमोट कर, सॉरी, पैसा बांटना स्टार्टअप्स को ताकि उनका ग्रोथ हो पाए, खुद भी कमा पाए, स्टार्टअप भी ग्रो हो पाए। फिर भाई नया बिल लेके आए हैं, बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025। ये किसके लिए, तो अगेन जो पुराना हमारा इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 था उसको हटाने के लिए, क्योंकि कॉलोनियल एक्ट है, उसमें कुछ कुछ सुधार करने के लिए ये नया बिल है, जो कि हमारी शिपिंग जो होगी उसको और सिंप्लीफाई करेगा, डिस्प्यूट्स को कम करेगा, फिर क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा कि किसको हम कैरियर बोलते हैं, शिपर्स बोलते हैं, और लॉ फॉर गुड होल्डर्स बोलते हैं, मतलब ये नॉर्मल बात है। इन शॉर्ट, ये जो शिप्स विप्स आती है ना हमारे पोर्ट में एरिया में, उन सब प्रोसेस को ठीक करने के लिए और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, नॉर्मल है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। ओके, फिर है जीन एडिटेड बनानास। ओके, बनाना आपको सबने देखा है, राइट, ये देखो बहुत ही डाइवर्स कलर वाला होता है, जब एकदम कच्चा हो तो ग्रीन है, फिर येलो, और फिर एकदम मतलब एकदम पक जाता है तो उसका कलर धीरे धीरे ब्राउन ब्राउन होके एकदम डार्क ब्राउन जैसा हो जाता है। ओके, अभी ये डार्क ब्राउन हो जाता है ना तो डेफिनेटली कोई खाते नहीं है, हम बोलते हैं बिगड़ चुका है, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। अभी ये ब्राउन होता क्यों है, उसका कारण क्या है, तो भाई उसके अंदर एक एंजाइम होता है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, जो भी चीज ऑक्सीडाइज होती है ना उसका कलर बदलता है, तो इसमें भी पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है एंजाइम। तो अगर ये प्रोड्यूस होगा बनाना के अंदर तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। तो क्या ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा, नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इस बनाना के अंदर दूसरा एक राइपनिंग प्रोसेस के लिए एक एजेंट रहता है, हार्मोन रहता है, इथाइलिन। इथाइलिन, उसके अंदर इथाइलिन इन शॉर्ट सब्सटेंस होते हैं, वो इथाइलिन ही बनाना को पकाने का काम करता है, मतलब कि उसको राइप करने का काम करता है। ये इथाइलिन ही होगा जो कि ट्रिगर करेगा पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज को, ताकि वो जल्दी से राइप हो जाए, और जल्दी से राइप होगा तो क्या हो, जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और जल्दी से बिगड़ भी सकता है, दैट्स इट। अभी जीन एडिटेड बनाना में हम क्या करेंगे, तो हम ये जो पीपीओ है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है, उसको ही साइलेंस कर देंगे, और इसको साइलेंस कर देंगे मतलब इसका प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और इसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो बनाना हमारा ब्राउन नहीं होगा, दैट्स इट। ओके, न्यूज में क्यों था, क्योंकि ऐसा हमने चीज थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है, बस ऐसा बनाना जल्दी से ब्राउन नहीं होगा। ओके, फिर है लार्ज फेस्ड एरे रडार। देखो ये जो नॉर्मल रडार होता है ना, जो कोई प्लेन सबको मेजर करते हैं, मतलब रडार नॉर्मल काम जो करते हैं, उस रडार का एडवांस वर्जन आप ले लो तो वो हो जाएगा लार्ज फेज एरे रडार। ठीक है, इसका अलग क्यों होता है ये, तो जो नॉर्मल रडार होता है ना उसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो मैन्युअली फिजिकली आपको करना पड़ेगा, बट इसको अगर करना है तो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा। आपको लग रहा है कि करते हैं कि थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं और इसके एंटेनास को थोड़ा सा इस तरफ घुमा देते हैं, मतलब कोई भी लेफ्ट राइट कैसे भी घुमा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली आप घुमा सकते हो, दैट्स इट। अब इसका फायदा क्या होगा, रडार है आपके इच्छा से ये काम कर रहा है तो वे मल्टीपल टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम में काम आएगा, डिफेंस नेटवर्क में काम आएगा, हमारी मिलिट्री सर्वेलेंस में हमें काम आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसने बना है ये रिसेंटली, तो चाइना ने रिसेंटली यूनान प्रोविंस के अंदर नियर म्यांमार
ये रडार को डिप्लॉय किया हुआ है। इसका क्या फायदा होगा चाइना को? तो इंडिया को सर्वेलेंस अच्छे से कर पाएंगे, दैट्स इट, सिंपल। इंडिया के ऊपर सर्वेलेंस मेजर्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं। ओके, सिर्फ चाइना, यूएसए और रशिया के पास अभी के लिए लार्ज फेज्ड एरे रडार सिस्टम है इस टाइप की। छोटी मोटी हो सकती है, बस इस लेवल की, इस टाइप की सिर्फ इन 3 कंट्री के पास ही है। ग्रेट, चलिए फिर ये छोटी न्यूज देख लीजिए यहाँ पे जो हमारी रह गई थी। पर्वतमाला परियोजना हमने पहले भी देख लिया है। जैसे भारतमाला है हमारी, सागरमाला है, लिख देता हूँ 1 सेकंड के लिए, आपको शायद क्लिक हो जाए, मतलब दूसरा अगर पीडीएफ पढ़ना हो। भारतमाला एंड सागरमाला, तो उसी तरीके से हमने पर्वतमाला भी लेके आया है। अभी भारतमाला में हम रोड को जोड़ रहे हैं सारे को, सागरमाला में हम सारे पोर्ट्स और शिपिंग रूट्स को जोड़ रहे हैं, और पर्वतमाला में हम सब पर्वत को जोड़ रहे हैं, दैट्स इट। रिसेंटली भाई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट। ये वैसे दूसरी बार आया, बट ठीक है, ओके। इससे क्या फायदा होगा? तो जो रास्ता आपको 9-10 घंटे में कट रहा था वही अभी 1-2 घंटे में कट जाएगा। इसके थ्रू हम डेवलप करने वाले हैं 250 जितने रोपवे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं अब 5 साल के अंदर, पीपीपी मॉडल में, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेगा और सरकारी भी जुड़ेंगे, दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। इसमें ऐसा होगा कि बीओटी बना दिया, फिर बिल्ड ऑपरेट डिजाइन बना दिया, मतलब अलग अलग मॉडल्स होंगे, ठीक है। फिर है कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे थ्रू नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। बढ़िया। बेनिफिट्स ऑफ रोपवे क्या होंगे भाई? टाइमलाइन, सबसे पहले तो टाइम हमारा कम हो जाएगा, फिर रिड्यूस करेगा हमारा कंस्ट्रक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि भाई रोपवे है, आप 2 बड़े से टावर लगा दिए, बीच बीच में ऐसे टावर होंगे, ये डायरेक्ट आपने कनेक्ट कर दिया। आप सोचो रोड पूरे इस लेवल पे बनाना महंगा पड़ेगा, या फिर सिर्फ ये टावर लगा के बड़े केबल लगा देना महंगा सब पड़ेगा? डेफिनेटली रोड पड़ेगा। तो ये सस्ता भी होता है और मेंटेनेंस भी कम डिमांड करता है। ये लार्ज हैंडल कर पाएगा, स्लोप्स, डिफरेंसेस, एलिवेशन, कुछ भी कर सकता है डेफिनेटली। क्योंकि देखो रोड जो टेरेन हार्ड है तो हार्ड होता है, पर रोपवे ऐसा नहीं होगा। क्यों? समझ लीजिए कि कोई पहाड़ है, वो इस तरीके का पहाड़ है और आपको ये ग्राउंड से होते हुए जाने का है, ओके। तो देखो कितना इजी पड़ेगा, अरे यार, और भी देखो कितना इजी पड़ा। अगर मैं रोड बनाता तो मेरा रोड कितना हार्ड बनता है, इसको मुझे ऐसे ऐसे घुमा के लेके जाना पड़ता, फिर ऐसे और फिर वही ऐसे ऐसे घुमा के, तो बहुत टाइम लग रहा है। जबकि अगर मैं रोपवे बना रहा हूँ तो एक टावर मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक टावर यहाँ पे लगा दिया, एक टावर यहाँ पे लगा दिया, और वही एक टावर यहाँ पे, बहुत सारे टावर लगेंगे ये तो बता रहा हूँ, और फिर डायरेक्ट ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया, हो गया काम। और इवन इसमें हार्ड टेरेन तो भी चलेगा। यहाँ पे समझ लीजिए कि ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ जैसा था तो भी हो गया, तो एक टावर यहाँ पे आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, खत्म। अभी रोड बनाने में बहुत दिक्कत होती है इधर, ट्रेन तो भूल ही जाइए, तो इसलिए अच्छा है ये, ओके। फिर है यूएपीए। यूएपीए स्टैंड्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस, प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसको भी बनाया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 1966, ताकि हम जो उधर नक्सल अपराइजिंग चल रही थी उसको कंट्रोल में कर पाए। ग्रेट। फिर इसके अंदर अमेंडमेंट्स आए हुए हैं बहुत टाइम बाय टाइम, बट ठीक है। अभी के लिए क्या अमेंडमेंट है? अभी के लिए तो नहीं, लास्ट हमारा लेटेस्ट तो भाई 2019 में हमने बोल दिया था कि भाई कोई भी यूएपीए के अंदर हमने पकड़ा है तो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल होंगे, उसकी अप्रूवल के बाद ही किसी भी टेररिस्ट की या फिर कोई भी पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, उसके अलावा नहीं, ठीक है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी जो भी किसी पर्सन को एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट कर पाएगी, घोषित कर पाएगी, डिक्लेयर कर पाएगी। बाकी ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है, दैट्स इट। यूएपीए न्यूज में क्यों था? तो भाई रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया था कि जम्मू कश्मीर बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अनलॉफुल एसोसिएशन है अंडर यूएपीए एक्ट 1967, ओके। दैट्स इट, सिंपल है। और हाँ, इसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने 5 साल का बैन लगा दिया था, दैट्स इट, ओके। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, ये हमने बोला था ना कि भी मैप देख लेंगे, सागर सार्क लगा, चलो देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा इंडियन ओशन है और यहाँ पे ये आ रहा आपका सागोस आर्किपेलागो, ठीक है। मालदीव्स के नीचे पड़ता है सागोस, ओके। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि न्यूज में थी भाई, रियूनियन आइलैंड तो फ्रांस का पड़ता है, ये भी न्यूज में था। फिर ये अपना भाई मॉरिशियस का ही ये सागोस आर्किपेलागो है, ठीक है, ओके। दूसरी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखिए, तो इंडिया म्यांमार के बीच में भी आपकी कोको चैनल पड़ती है। वही ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मुझे याद आया इसलिए मैंने ये डाल दिया। ये अभी जूम में कीजिए, ये एरिया को हम देख रहे हैं, ठीक है, ये एरिया को देख रहे हैं, ये एरिया, ये डियागो गार्शिया आपने देख लिया है, सागोस आर्किपेलागो को देख लिया है, ये वाला एरिया पे हमारा फोकस है, ओके।
सबसे पहले हमारा क्या आता है, तो म्यांमार एरिया आ जाता है। फिर म्यांमार के एरिया में हमारा पड़ता है कोको आइलैंड। फिर हो रहा आता है भाई अंडमान, ठीक है। अंडमान में मैं ये किया हुआ है, नॉर्थ मिडल और साउदर्न अंडमान। फिर हमारा आता है लिटिल अंडमान, फिर निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया। ओके, अभी इन सबको अलग कौन करता है उसको देख लेते हैं। तो म्यांमार और जो कोको आइलैंड है उसको अलग करते हैं प्रेरीज चैनल, ठीक है। फिर कोको आइलैंड और अपना जो अंडमान रीजन है उसको कौन अलग करता है, तो वही कोको चैनल अलग करते हैं, ठीक है, कोकोज चैनल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि म्यांमार का यूनियन प्रोविंस आज हमने न्यूज में देख लिया, और ये जो एरिया है वो कॉन्स्टलेटेड न्यूज में चलता होता है इसलिए। ओके, फिर जो हमारा अंडमान वाला रीजन है, साउदर्न अंडमान आता है, और जो लिटिल अंडमान है उसको कौन अलग करता है, तो भाई डंकन पैसेज अलग करता है। फिर हमारा भाई अंदर इंडिया इंडिया की बात चल रही है, अंडमान और निकोबार उसको कौन अलग करता है, या फिर अंडमान लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार उसको कौन अलग करेगा, तो 10 डिग्री चैनल अलग करेगा। देखो हमने यहाँ पे वो तो मार्क किया हुआ है भाई, कोकोज चैनल, डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल और 6 डिग्री। 6 डिग्री अपनी इंडोनेशिया और इंडिया को अलग करती है, ठीक है। जो ग्रेटर अंडमान ग्रेटर निकोबार है उसको और इंडोनेशिया को 6 डिग्री चैनल अलग करेगी, जिसको ग्रेटर चैनल भी बोलते हैं। ओके, और निकोबार का बीच में सोम्बेरेरो चैनल है, ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे भी मैंने दूसरी बार बना के दे रखा है ताकि इजीली आपको याद रहे, दैट्स इट। और हाँ, चैनल के नाम आपको सिर्फ याद करने हैं कि बीच बीच में कौन पड़ रहा है, तो वही प्रेरीज चैनल, फिर कोकोज चैनल, फिर डंकन पैसेज, फिर नंबर आएगा 10S6। इसमें 10 और 6 में आप डॉट लगा दो इसलिए आपको याद रहे, ठीक है। इस एस को सोम बोल देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, फाइ ना समझ लो आप। तो भाई PCD 10S6, PCD 10S6। अभी उसमें भी हम अगर नेमिंग कर दे तो भाई म्यांमार, यहाँ पे कोकोस आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे अपना पड़ेगा अंडमान, अंडमान। यहाँ पे पड़ेगा लिटिल अंडमान, लिटिल। यहाँ पे हमारा पड़ेगा निकोबार। यहाँ पे सोम्बेरेरो चैनल है वो अपना अलग कर, निकोबार आ गया तो भाई ग्रेटर निकोबार, GN ग्रेटर निकोबार। और लास्ट वाला इंडोनेशिया, शुरू म्यांमार से खत्म इंडोनेशिया से, बीच में इंडिया इंडिया खेल रहा है। और उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है, अंडमान और निकोबार, अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान और निकोबार के नीचे ग्रेटर निकोबार, हो गया खत्म। यस, ये वाली अप्रोच बेटर रही, राइट। तो ये हमने पूरा हिस्सा देख लिया है, ये वाला जो कि एक्चुअली फोकस एरिया है हमारा। और बाकी देख लीजिए नॉर्मल नॉर्मल बात से, ये रियूनियन आइलैंड हो गया, यहाँ पे अगालिगा आइलैंड है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अगालिगा आइलैंड क्या है। फिर भाई फरुकहार आइलैंड है, शेशल्स है, फिर अल दावरा आइलैंड्स है, फिर कोमोरोस पड़ता है। ओके, यहाँ पे कौन सी चैनल निकलती है भाई, इस चैनल का क्या नाम है, पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। फिर ये एरिया का नाम क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो भाई ये है गल्फ ऑफ ओमान, सिर्फ मैं ओमान लिखता हूँ, सॉरी ओमान नहीं, ये वाला ये रहा है ओमान, तो ऊपर वाला है गल्फ ऑफ ओमान, ये वाला हमारा है गल्फ ऑफ एडन, PHO रब्बा, ठीक है, एडन। फिर यहाँ पे पड़ेगा हमारा बैबल मंदब, बैब लिखता हूँ सिर्फ, बाबल मंदब। फिर यहाँ पे पड़ेगा रेड सी, और ऊपर वाले में भाई यहाँ पे पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, और भाई ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। ओके, काफी है, चलिए इतना आपके लिए। ये कोशिश करना याद रखने की, जैसे मैंने याद करा ना ऐसे ही रख लेना तो इजी पड़ेगा कि म्यांमार से शुरू, इंडोनेशिया पे खत्म, और बीच बीच में हमारा क्या आ रहा है, तो भाई अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार, ग्रेटर निकोबार, खत्म। ये कोकोस आइलैंड आपको पता है, बात होगी। ओके, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।